Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live in the Lakshya batch for GATE 2022 और आपके लिए बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर ट्रांजिस्टर। तो आप लोग पावर डायोड देख चुके हो ऑलरेडी और आप ये भी जान चुके हो कि ट्रांजिस्टर फैमिली के अंदर तीन डिवाइसेस हमारी आती हैं, दैट इज बीजेटी, आईजीबीटी एंड मॉसफेट। इन तीनों को कहा जाता है पावर ट्रांजिस्टर। तो यही चीजें हम समझने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं आपको वर्किंग भी समझाऊंगा, मैं आपको एनालॉग वाला बीजेटी भी बताऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बीजेटी में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। सारी चीजें बच्चों आप समझने वाले हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है और काफी कुछ सीखने मिलेगा। जल्दी से बेटा दबा के लाइक ठोक देंगे, अटेंडेंस मार्क कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे, सबको बता देंगे अंकित सर लाइव आ चुके हैं। So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And guys, currently, I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन बेटा व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप लोग के साथ हमारी टीम हर कदम पे है, हर मुकाम पे है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के रहेंगे। इसीलिए इस बैच का नाम है आपका लक्ष्य बैच, ताकि आप सब लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे, बेहतरीन जॉब लें या फिर अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हायर स्टडीज के लिए जाएं। अब इस कोशिश में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटिव यूट्यूब पे नहीं लाते हैं, हम लोग लाते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप बेटा इंस्टॉल कर लोगे तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो, बस उसे अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE। और ये देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का एक सिंगल अड्डा है bit.ly/अंकित ESE। यहां पे अगर जाओगे तो अपकमिंग में वो क्लासेस पाओगे जो आगे होने वाली हैं और बेटा जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं वो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर विजिबल रहेंगी। इसके अलावा आपके लिए मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जहां 10,000 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये 10,000 क्वेश्चन करने के बाद आपसे गेट का क्वेश्चन ना बने, ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द गेट एग्जाम। हर तरह का क्वेश्चन यहां आपके लिए कवर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन स्पेशल क्लास। और आप चाहो तो बेटा प्लस पे आ सकते हो, यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और सारे डाउट्स भी आंसर होंगे। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिल जाएंगे, चाहे फिर वो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, गेट, ESE, PSU, स्टेट AE, हर तरह का बैच आपको मिलेगा प्लस पे। और अगर इससे भी ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के लिए जाना, वहां प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा पूरा स्टडी प्लानर। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक डेडिकेटेड टीम जो इंस्टेंटली आपका डाउट आंसर करेगी। तो यहां पे बेटा आप मेरा कोड यूज कर सकते हो अंकित ESE टू गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट, मेरी गाइडेंस और बहुत सारे इसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स। और ये बेटा फाइनल बैच का अलर्ट है, कल से स्टार्ट होने वाला जो बैच है दैट इज द लास्ट बैच ऑफ इवॉल्व एंड एसेंट। यानी अगर आपको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयारी करनी है तो ये आपके लिए आखिरी बुलावा है, आखिरी कॉल है, फाइनल कॉल है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेटा इसके बाद जो बैचेस आएंगे इन दैट इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं रहेगा, टाइम विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड देखने पड़े, कुछ आप लाइव अटेंड कर पाओ, लेकिन सब कुछ लाइव और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना है। तो दिस इज द लास्ट बैच, लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और इस बैच के अंदर मैं लेने वाला हूं मशीन्स फ्रॉम जुलाई, ठीक है। और बेटा अभी ज्वाइन करने से आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो बिना हेजिटेट किए इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ। कोड आप जानते हैं अंकित ESE। और 13 तारीख को यानी कि संडे को 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट
इसमें भी एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओगे कहां स्टैंड करते हो अगेंस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, और इंप्रूव कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छा करोगे तो यहां पे 100% स्कॉलरशिप भी जीत पाओगे। अब देखो अंकित ESE के साथ आपकी 1 ईयर फीस हो जाएगी बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना मेरे बच्चों, ताकि आपका पर मंथ फीस मिनिमम रहे, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, और चाहे तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 इयर्स। चलो फिर शुरू किया जाए भाई, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पहले मैं आपको आज के लेक्चर में क्या बताने वाला हूं, जनरल थ्योरी बताने वाला हूं बीजेटी के बारे में, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा किस बारे में, पावर बीजेटी के बारे में। क्योंकि जब एक बार बीजेटी का वर्किंग समझ लोगे तो यह भी समझ आ जाएगा कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, और हर चेंज का रीजन क्या होता है यह भी समझ पाओगे। तो जल्दी से मुझे चैट में बताओ, आर यू गाइज रेडी और नॉट? कम ऑन बोलो रे बाबा, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? जल्दी से बताओ। सब लोग तैयार हैं भाई? शुरू की जाए आज की जर्नी। आज के लेक्चर के लिए सब लोग रेडी हैं? और आप इस बार देख रहे होगे बेटा काफी अच्छे पेस से हमारा लेक्चर चल रहा है, काफी अच्छे पेस से हम लोग जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और बहुत ही कम टाइम में इसके सिलेबस को हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे वी आर टारगेटिंग अ लॉट ऑफ सिलेबस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो कंस्ट्रक्शन की बात करें, पहले नॉर्मल बीजेटी की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा अपने पास 2 तरह के बीजेटी होते हैं। वन इज बेसिकली योर PNP एंड द सेकेंड वन इज योर NPN, राइट? 2 तरह के ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे, PNP और दूसरा NPN। इनके 3 टर्मिनल होते हैं मेरे बच्चों, E माने एमीटर, B माने बेस, C माने कलेक्टर। ये लेक्चर हर वो बच्चा समझ पाएगा जिसने जिंदगी में बीजेटी ना देखा हो, डोंट वरी, सब समझ जाओगे। और NPN में क्या होता है, एमीटर N होता है, बेस P होता है, और कलेक्टर भी N होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं NPN और दूसरे को कहते हैं PNP। अब अगर मेरे बच्चों आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो बेस वाली लेयर है ये दिख रही है एकदम सैंडविच्ड, पिचका दी गई है दोनों के बीच में। तो बेस वाली लेयर एक्चुअली सबसे थिन होती है, बेस वाली लेयर आपकी सबसे थिन होती है, इसीलिए बेस वाली लेयर आपको इतनी पिचकी हुई नजर आ रही है। चलिए, तो अब यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब देखो, पहला पॉइंट, एमीटर इज रिस्पॉन्सिबल। देखो ये जो एमीटर टर्मिनल होता है ना, इसका काम ही ये होता है टू एमिट चार्ज कैरियर्स। डिवाइस में जो चार्ज फ्लो करेगा ना करंट कंडक्ट कराने के लिए, वो चार्ज कहां से आता है, एमीटर से। तो जो एमिट करे, जो चार्ज सप्लाई करे, उसको क्या बोला गया, एमीटर। अब बेटा सबसे बड़ी बात होती है, इट हैज द हाईएस्ट डोपिंग, इट हैज द हाईएस्ट डोपिंग। बात समझ रहे हो, हाईएस्ट डोपिंग होती है इसकी, यानी सबसे ज्यादा डोपेंट कंसंट्रेशन इसके अंदर होगी। चाहे फिर वो आपकी एक्सेप्टर इंप्योरिटी हो, जैसे P टाइप में एक्सेप्टर और N टाइप के अंदर डोनर, बट जो भी होगा दैट विल बी मैक्सिमम। अब इसके बाद अगला क्या है, बेस। बेस इज थिनेस्ट, बेस इज थिनेस्ट एंड transverse charges coming from emitter to collector। एमीटर से आने वाले चार्जेस को कलेक्टर भेजता है, ठीक है। और इसकी खासियत ये होती है मेरे बच्चों, इट इज मॉडरेटली डोप्ड, इट इज मॉडरेटली
डोप्ड। ठीक है, इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है, हाई नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। अब तीसरा जो रीजन है, नाम से समझ आ रहा है, कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा। क्या इकट्ठा करेगा? वो चार्जेस जो एमीटर से चल के बेस के द्वारा होते हुए कलेक्टर तक पहुंचेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई? कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग चार्ज कैरियर्स, फॉर कलेक्टिंग चार्ज कैरियर्स coming from एमीटर। अब इसकी खासियत क्या होती है? ये बेटा लाइटली डोप्ड और लार्जेस्ट एरिया, लाइटली डोप्ड एंड लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि किस टाइप से आपकी डोपिंग वेरी करती है बिटवीन एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर देखो वर्किंग पे आए कि वर्किंग कैसे होगी सर, वर्किंग समझाता हूं। ये समझ आया ना कंस्ट्रक्शन वाइज क्या होता है? कंस्ट्रक्शन वाइज समझ आ गया। हाईएस्ट डोपिंग होती है एमीटर में, फिर बेस, फिर कलेक्टर, और साइज में बेस का साइज मिनिमम होता है, कलेक्टर का साइज मैक्सिमम होता है। अब वर्किंग पे आते हैं। सर आप एनपीएन की वर्किंग ही क्यों समझा रहे हो सर, पीएनपी की क्यों नहीं? बेटा देखो एनपीएन में ना इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करते हैं, और प्रैक्टिकली ऐसी डिवाइस का ही यूज करना चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। उसका सिंपल सा कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ते हैं होल्स के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। अब देखो बेटा ये हो गया एमीटर, बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, अब यहां पे बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ना, अब ये देखना एमीटर जो है मैं एन टाइप का लूंगा, तो एमीटर और बेस वाले पीएन जंक्शन को अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको ये नजर आएगा कि बीजेटी के अंदर दो डायोड हैं, दो पीएन जंक्शन है। तो आप एमीटर बेस वाले को ना बच्चे फॉरवर्ड करते हो। कैसे फॉरवर्ड करते हो? पी पे तो लगाते हो पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, और एन पे लगाते हो नेगेटिव, फॉरवर्ड हो गया। अब ये जो बेस कलेक्टर है इसमें लगाते हैं उल्टा। अरे इसको करते हैं रिवर्स। तो देखो एन पे लगाऊंगा मैं पॉजिटिव, ठीक है भाई। चलो जी, इतनी क्लैरिटी से बनाना बहुत है बेटा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ये हुआ VEE, इसको बोल दिया VCC। अब ये रीजन है हमारे पास NPN। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा है बेटा यहां पे एमीटर बेस वाला एक पीएन जंक्शन है और एक कलेक्टर बेस वाला पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले मैं यही पॉइंट लिख देता हूं, आ ट्रांजिस्टर, समझ आ रहा है ना सब लोगों को, कंस्ट्रक्शन क्लियर है ना? आ ट्रांजिस्टर कंटेन्स टू PN junction, one between emitter and base and other between collector and base।
एक बेटा एमीटर और बेस के बीच में होता है, एक कलेक्टर और बेस के बीच में होता है। ठीक है, बेस और डिप्लीशन लेयर सेम चीज है? नहीं बेटा, बेस एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, डिप्लीशन लेयर जंक्शन के चारों तरफ जिस एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता उसे बोलते हैं। वानी, आपको यहां से ऐसा बेटा कहां से प्रतीत हुआ कि बेस और डिप्लीशन लेयर एक ही है? और चलो अगर तुम्हारी बात माने भी, एन और एन के बीच में बेटा डिप्लीशन लेयर क्यों आएगी? पी और एन के बीच में आती है ना, एन और एन के बीच में थोड़ी ना आती है। तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है? जब पी और एन जंक्शन जुड़ते हैं तो कुछ ऐसा रीजन जिसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन हो ना होल हो। यहां तीन सेमीकंडक्टर का संगम हो रहा है, एन पी एन, तीन तरह के सेमीकंडक्टर। अब बेटा यहां पे सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी? हमने ये सीखी एमीटर बेस जंक्शन is forward biased and collector base junction is reverse biased। अब देखो यार, जो एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड है, जो एमीटर बेस बच्चों आपका फॉरवर्ड है, ऑब्वियसली वहां पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होगी, ऑब्वियसली वहां पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होगी फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पे तो डिप्लीशन लेयर बनेगी ना मेरे बच्चों। एक चीज समझो, यहां पे तो डिप्लीशन लेयर आएगी, कहां पे? बेस और कलेक्टर पे। अब देखो बच्चों, एक चीज मुझे बताना, मैंने डिप्लीशन लेयर ज्यादा दिखाई है कलेक्टर की तरफ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया मैंने? मैं बोल रहा हूं डिप्लीशन लेयर इज प्रेजेंट। मजा आ रहा है? डिप्लीशन लेयर इज प्रेजेंट एट कलेक्टर बेस जंक्शन due to reverse biasing and it penetrates more on collector side as कलेक्टर का डोपिंग इज लेस देन बेस का डोपिंग। कल मैंने बताया था ना कि जहां पे डोपिंग कम होती है वहां डिप्लीशन लेयर ज्यादा होती है, तो यहां पे बेस का डोपिंग कलेक्टर से ज्यादा रखा जाता है, तो इसीलिए डिप्लीशन लेयर कलेक्टर में ज्यादा होती है। आप लोग ये जाने थे ना, कल मैंने ऐसे लिखवाया था X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। जहां डोपिंग ज्यादा वहां डिप्लीशन लेयर कम, और जहां डोपिंग कम वहां डिप्लीशन लेयर ज्यादा। बहुत ही बढ़िया। चलो, कुछ बच्चों को तो याद है, कुछ कंफ्यूज हो गए हैं। अब देखो, P साइड पे आपके पास नेगेटिव आयंस आ गए, ठीक है, और N साइड पे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन देखो, आयन बराबर रहेंगे, ऐसा मत करना N में एकदम दिखाने के चक्कर में ज्यादा बना दो। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। P में नेगेटिव आयन, N में पॉजिटिव आयन। N में डिप्लीशन लेयर ज्यादा इसलिए भी है ना, ये आयन खुले खुले हैं, दूर दूर हैं, डेंसिटी कम है। यहां डेंसिटी ज्यादा है, पास पास है, तो उतना ही चार्ज एक तरह से कम रीजन में आ गया जब पास पास थे। अब यहां दूर दूर थे तो उतने चार्ज को लाने के लिए ज्यादा एरिया का जरूरत पड़ा हमें। अब बेटा यहां पे क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ये तो आप जानते हैं कि सर डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां तक बात चमक गई बढ़िया तरीके से? यहां तक बात चमक गई बढ़िया तरीके से? जल्दी से बोलो रे बाबा, चमका के नहीं चमका? ठीक है, चल
अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा, यहां तक देखो हमने ना ग्राउंड वर्क कर लिया है, जितनी बात हमें जानने की जरूरत थी इसकी वर्किंग समझने के लिए। अब बेटा यहां पे ना आपके पास ढेर सारे एटम होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो, सही बात है। यहां पे ढेर सारे ऐसे एटम हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेटा ऑब्वियसली पी साइड में, जो बीच का पी रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है ज्यादा। जिसके पास ज्यादा वो कहेगा भाई मेरे पास इतने ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, इतने का तू ले ले। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन माने मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल और मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ रहे हो? तो हम कहते हैं सिंस एमीटर हैज मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी कैरियर हैं, ये मत सोचना क्योंकि डोपिंग ज्यादा है, भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है तो वैसे भी ज्यादा होगा। डोपिंग बराबर भी होती ना तो भी इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होते एज कंपेयर टू बेस, क्योंकि बेस में इलेक्ट्रॉन पी साइड पे माइनॉरिटी कैरियर है। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एमीटर टू बेस, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एमीटर टू बेस। इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस जाने लगेंगे। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस जाएंगे तो क्या होगा, तो वहां मिलेंगे इन्हें अपने भाई बंधु कुंभ के मेले में खोए हुए होल्स। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिल लगा बैठेंगे होल्स से, कहेंगे हम तो यहीं ठहर जाते हैं, हम नहीं जाते आगे, हो गया बस हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कर गए रिकंबाइन। लेकिन बेटा बेस वाला लेयर एक तो बहुत पतला था, बेस वाला लेयर एक तो बहुत पतला था, ऊपर से उसके अंदर डोपिंग बहुत कम थी। ठीक है बेटा, ये फॉरवर्ड बायस है, काहे कंफ्यूज हो रहे हो, यहां पे आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर चली जाती है, यही तो होता है। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों थाक रहे हो? ठीक है, और सही बात है होल्स भी जाएंगे पी से एन, लेकिन अभी जाने दो, उतना डिटेल में मत जाओ, समझने वाली बात को समझो। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर recombine with holes in base, समझते चलो, recombine with holes in base, okay, and since base is thin and lightly doped, थिन भी है और बहुत कम डोपिंग भी है, लाइटली डोप्ड, ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन कैन रिकम्बाइन, भाई जितने आ रहे हैं सारे तो रिकम्बाइन नहीं कर जाएंगे। ठीक है, सारे तो रिकम्बाइन नहीं कर जाएंगे। बात क्लियर आ रही है यहां तक? अब देखो यार, अब ये देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कैसे लगाएगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा लगता है अपोजिट टू द फील्ड। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। अब यहां तक जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो रिकंबाइन नहीं किए, उन्हें डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड घसीटते हुए ले जाएगी कहां, कलेक्टर में। ठीक है, उसे ये डिप्लीशन लेयर की फील्ड घसीटते हुए ले जाएगी कहां पे, कलेक्टर में। समझ रहे हो? तो हम क्या बोलते हैं,
the electric field across depletion layer क्लियर कट विजुअलाइजेशन हो रहा है ना हर चीज का। स्वीप्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेस टू कलेक्टर। ठीक है, since only a few electron recombined with holes, since only a few electron recombined with holes, so majority of electron reach कलेक्टर, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच ही जाते हैं। समझ गए क्या हुआ? पूरा वर्किंग समझ आया? कैसे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं एमीटर से कलेक्टर तक, कैसे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं एमीटर से कलेक्टर तक। बढ़िया से क्लियर हुआ सबको? मजा आया कि नहीं आया बताओ? ये मैंने आपको समझा दिया एनालॉग वाला ट्रांजिस्टर। स्वीप मतलब आदित्य, जैसे बेटा अभी लॉकडाउन में हो सकता है आपको सुबह सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाते हो, तो घर में झाड़ू कैसे लगाते हो? घसीटते हो ना कूड़े को झाड़ू से। ऐसे ही इन्होंने भी झाड़ू लगा के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में ले लिए। ठीक है, चलो रिवर्स बायस में सुमित, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर ट्रेवल करता है, लेकिन ये माइनॉरिटी कैरियर आए कहां से थे? ये एमीटर से आए थे, तो ये बहुत ज्यादा नंबर में थे। ये बेस के अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, ये बेस के अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर। इन जनरल तो देखो बेस में अपने इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे क्योंकि ये एमीटर से आए थे। तो ये करंट छोटा नहीं होगा, ये करंट बड़ा होगा। ठीक है, डोपिंग से ब्रजेश और साइज से, एमीटर का साइज कलेक्टर से छोटा होता है और एमीटर की डोपिंग कलेक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब आते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, अरे जरा सुमित को देख लेना यार। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, अब क्या होता है? बीजेटी हैज 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। और बेटा मैं देख रहा हूं आप लोगों की अटेंडेंस 200 अबव नहीं है। आप लोग प्रॉमिस किए थे 200 के ऊपर रहेगी अटेंडेंस। ठीक है, चलो बीजेटी के देखो 4 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। श्रीनिवास बेटा एरोस्पेस करवा पाना तो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, है ना, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी फैकल्टी नहीं है एरोस्पेस का मेरे पास। अगर होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली डन इट। अब यहां पे क्या होता है ना बच्चों, ध्यान देना, यहां पे आपको पता होना चाहिए जंक्शंस की कंडीशन। देखो ये टेबल हमेशा याद रखना यार, बहुत सारे एग्जाम में ना इस टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। यहां पे क्या होता है, पहला जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन, और तीसरा मोड। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे बेटा एमीटर बेस फॉरवर्ड, जो अभी मैंने आपको सिखाया पहले, तो कलेक्टर बेस रिवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोड होता है जिसे कहते हैं एक्टिव। यहां पे आपकी डिवाइस काम करती है एज एन एम्पलीफायर।
तो ये आप बीजेटी में यूज करते हो, ठीक है, बीजेटी में आप ये चीज यूज करते हो। अब इसके अंदर फॉरवर्ड रिवर्स, इसके बाद फॉरवर्ड फॉरवर्ड। श्रीनिवास अगर मैकेनिकल वाले पढ़ा सकते हैं तो बेटा हमारे मैकेनिकल वाले चैनल पे बात करो, वहां के जो लीडर हैं वो करा देंगे। इसे हम कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। फिर दूसरा होता है रिवर्स रिवर्स, इसे कहते हैं कट ऑफ। ये हमारे लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टिंग है। और रिवर्स फॉरवर्ड, ये तो ऐसा है बताने के लिए बता देते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता। ये कौन सा रीजन कहलाता है? इनवर्स एक्टिव, इनवर्स एक्टिव, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग ये यूज करते हैं एज अ स्विच। ये जो दो रीजन है ना, सैचुरेशन और कट ऑफ, सैचुरेशन और कट ऑफ, ये आपके स्विच की तरह काम करने में मदद करते हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी डिवाइस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑपरेट इट एज अ स्विच, टू ऑपरेट इट एज अ स्विच। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? यहां तक स्विच की तरह अगर हमें चलाना है तो हमें कट ऑफ और सैचुरेशन, ये दो चीजों में रन करना पड़ेगा। अब सैचुरेशन मोड की बात करते हैं। सैचुरेशन मोड में क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, द बेस करंट is very high and collector current does not proportionally vary with base current, ठीक है। अब आप बात को समझना बेटा, मैं आपको सर्किट बना के समझाता हूं। देखो सिंपलेस्ट सर्किट क्या होगा एक बीजेटी का। अब देखो यार, पूरा एनालॉग वाले लेवल से, एकदम जीरो लेवल से तो नहीं ले सकते, मैंने वर्किंग समझा दी है। अब आप देखो, ये बीजेटी का बेटा सिंबल होता है। इसके अंदर ये जो एरो होता है, ये एरो हमको ये बताता है कि बेस और एमीटर के बीच करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब आप देखते जाओ, देखो ये है एन पी एन, तो ये एरो जो है ना बेस और एमीटर के बीच आता है और ये पी से एन जाता है, ठीक है। ये जो एरो है ये बेस और एमीटर के बीच आता है और हमेशा किधर दिखाते हैं? पी से एन की तरफ। तो देखो यहां एन से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है रिवर्स बायस, यहां पी से पॉजिटिव जोड़ा है फॉरवर्ड बायस। आरबी, आरसी, वीसीसी और वीबीबी। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये आईबी जो है केवीएल से निकल जाता है, ठीक है भाई। इतना बेसिक तो बहुत है ना, क्योंकि अब मुझे ना ये फील आने लगा है जैसे मैं 12th वाले बच्चों को ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा था, कि वैसा आप लोगों के साथ हो रहा है। ये हो जाता है आईबी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहां पे जो करंट है वो आईसी है, और ये जो आईसी होता है ये भी केवीएल से आ जाता है। केवीएल तो लगा ही लोगे भाई, अब इंजीनियर्स हो। अब जो है ना मेरा दिमाग थोड़ा सा डोलने लग गया है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के बच्चों को समझा रहा हूं। एक इंजीनियर हैं और एक है भाई 12th वाले। अब वहां केवीएल बताते हुए भी लगता है यार ऐसा तो नहीं ऊपर से चला जाएगा केवीएल। अब तुम लोगों को बताते हुए लग रहा है केवीएल भी समझाऊं कि नहीं समझाऊं, तो केवीएल तो समझ ही गए होगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे सैचुरेशन रीजन में क्या खासियत होती है?
सैचुरेशन रीजन के अंदर ये जो VCE होता है सैचुरेशन, ये होता है ऑलमोस्ट 0.2 वोल्ट, और IC सैचुरेशन लेस देन बीटा IB सैचुरेशन होता है। ठीक है, बीटा IB, ये कंडीशन होती है कि VCE जो आता है ना सैचुरेशन में वो ऑलमोस्ट 0.2 वोल्ट आता है और IC बीटा IB से कम आता है। यानी अगर लीनियर चलता तो बीटा IB आता, लीनियर वाली वैल्यू से थोड़ा सा कम आया है। कहने का देखो तात्पर्य यहां पे ये होता है बच्चों, इसको सैचुरेशन क्यों बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो ये वाला ग्राफ ना क्या है, ज्यादातर किताबें बात नहीं करती हैं इसके बारे में, खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, एनालॉग वगैरह में फिर भी भले ही देखने मिल जाए। देखो एक तो ग्राफ बच्चों ये हो सकता था, ध्यान से देखना, ऐसे लीनियर। ठीक है, एक ग्राफ ये होता, इसका स्लोप क्या होता आपका, अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप होता बीटा। ठीक है, अब यहां पे मेरे बच्चों ये जो रीजन है जहां करंट जीरो है, इसे मैं कहता कट ऑफ। जहां करंट जीरो है उसको मैं क्या कहता, कट ऑफ। अब ये ग्राफ थोड़ा सा लीनियर चलता, इस लाइन पे बढ़ता, जस्ट इसको ओवरलैप करा देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता ना, ये ऐसे कांस्टेंट निकल जाता। तो यहां तक जहां तक ये लीनियर चल रहा था, IB के साथ लगातार बढ़ रहा था, दैट इज एक्टिव, और दिस इज सैचुरेशन। अब आप ये देखो ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, बीटा IB। तो आपका करंट बीटा IB से कम आ रहा है, यही तो मैंने बोला, बीटा IB से करंट कम आता है सैचुरेशन रीजन में, बीटा IB से कम आता है सैचुरेशन रीजन में। डिप्लोमा वाले फिर भी पता नहीं चलता गेट का कवर कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है यार। ये तो बेटा 200 के नियर अबाउट फ्लक्चुएट कर रहे हो। ये जो लॉ है ना तुम्हारी दीपक की लॉ, ये फ्लक्चुएट करती रहती है 200 के अराउंड। 200 का टारगेट दिया था तो बेटा ये थोड़ी है कि 201 या 199 के बीच में ऑसिलेट करोगे, तो सेफ साइड पे चलो, 225 वगैरह तक तो रखो। चलो यहां तक समझ आया ये सैचुरेशन क्यों बोला गया। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसे सैचुरेशन क्यों बोला। अगर IC और IB के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो ना, तब ये सैचुरेशन आता हमको नजर आता है। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं कट ऑफ पे। क्या होता है बेटा यहां पे, इफ बेस एमीटर जंक्शन is reverse biased, or not sufficiently forward bias। या तो रिवर्स बायस कर दिया या फिर ज्यादा फॉरवर्ड नहीं किया। ज्यादा फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है सर, फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड होता है बेटा। देखो किसी भी PN जंक्शन को चलाने के लिए उसके कट इन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, राइट। कट इन से तो ज्यादा देना पड़ता है ना 0.7 से, तो 0.7 से ज्यादा वोल्टेज अगर आपने नहीं दिया, कहने का तात्पर्य यहां पे ये हुआ कि VBB इज लेस देन VBE। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज लेस देन कट इन वोल्टेज। अगर बच्चों आपने ऐसा किया तब क्या होगा, तब करंट फ्लो नहीं करेगा, फिर बेस एमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट डज नॉट फ्लो इन बेस एमीटर जंक्शन। IB is 0।
अगर बेटा IB 0 आ गया, IB 0 आ गया तो IC भी 0 आएगा। तो यहां पे क्या होता है, डिवाइस रिमेन्स ऑफ एंड नो करंट फ्लोज। तो इसीलिए इसको कट ऑफ कहते हैं कि डिवाइस कट है। समझ गए? ऐसी सिचुएशन में ना बेटा जो VCE है अगर आप KVL से निकालोगे तो ये था VCC माइनस ICRC। IC तो 0 है तो ये आ गया VCC। ये वाला देखो, इस सर्किट में देखो, ये जो VCE आया, ये जो VCE आया ये पूरा VCC के बराबर आ गया क्योंकि यहां पे RC में कोई करंट नहीं था। रितेश बेटा IC IB के ग्राफ में से ही एक्टिव और सैचुरेशन डिफाइन होता है। तुम जिस ग्राफ की बात कर रहे हो ना सर, पहले सैचुरेशन फिर एक्टिव, वो IC IB का नहीं होता, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और उसी को देख के बच्चा सबसे पहले ये पूछता है सर सैचुरेशन में तो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए थी, सर आपने कांस्टेंट वाले को एक्टिव बोला और जो इंक्रीजिंग वाला रीजन था आपने उसको सैचुरेशन नाम दिया, सर ऐसा क्यों? बेटा वो नाम यहां से आए हैं, ये बिल्कुल सही है ग्राफ। IC बीटा IB के बराबर तो एक्टिव और जहां बीटा IB से कम तो वो सैचुरेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे। बेटा पहले मैं सर्किट बना दूं आप लोगों के लिए, देखो यहां पे क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन सारा। बात वही है ना, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। अब जो बच्चे बीजेटी का ग्राफ पहले देखे हुए हैं वो तो कंफ्यूज आएंगे ही, क्योंकि ये वाला ग्राफ कभी देखा नहीं, कभी टीचर ने समझाया नहीं कि एक्टिव और सैचुरेशन क्यों डिफाइन हुए एक पर्टिकुलर वे में बीजेटी के अंदर। सही बात है? ऐसा क्यों लगता है बीजेटी को देख के कि एक्टिव और सैचुरेशन रीजन उल्टे हैं? उसका रीजन है बीजेटी को माना गया था करंट कंट्रोल डिवाइस और इसीलिए वहां एक्टिव सैचुरेशन IB के रेस्पेक्ट में डिफाइन हुए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब देखो बेटा यहां पे सबसे पहली जो लाइन आती है ना, सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है इस टाइप से, ऐसे, यानी करंट जहां 0 रहता है इसे कहते हैं कट ऑफ। क्या कहते हैं? कट ऑफ। करंट 0 है, ठीक है, यहां पे करंट 0 है। ठीक है, अब देखो जो ग्राफ बनने शुरू होते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बेटा IC और VCE के बीच में होती है, आउटपुट साइड पे क्या होता है ना, जो बेस और एमीटर वाली साइड है, जो लेफ्ट साइड है उसे हम इनपुट मानते हैं और जो राइट साइड है वो हम मानते हैं आउटपुट। वो हम क्या मानते हैं? आउटपुट। सर से मशीन कंट्रोल नेटवर्क, पावर सिस्टम भी लाइव, अच्छा कर चुके हो इतना, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा ऐसा ग्राफ आता है, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, चलो इसी कलर से बना लेते हैं, बार बार कौन कलर बदलेगा, तीसरा ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के बच्चों के माइंड में एक डाउट ये आता है कि सर सैचुरेशन होना चाहिए जहां पे ये ग्राफ कांस्टेंट की तरह जा रहा है, या चलो इसको ऐसे कर लो, ये जो है ना इस टाइप से जाते हैं पॉइंट्स, तो इस तरफ बेटा हम क्या बोल देते हैं, इसमें बोलते हैं इस साइड पे सैचुरेशन और इस साइड पे बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, यहां पे क्या होता है, क्या बोलते हो, नहीं लग रहा ऐसा कि एक्टिव और सैचुरेशन आपका उल्टा डिफाइन कर दिया, किसी से गलती हो गई।
किसी से गलती हो गई है भाई, यही लगता नहीं है इस ग्राफ को देख के कि किसी ने गलती कर दी कि एक्टिव और सैचुरेशन उल्टा कर दिया। राइट भाई। हाँ, वीसी को आउटपुट वोल्टेज कह सकते हो शुभम, बिल्कुल कह सकते हो। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है आपका, और जो ये सोच रहा है ना ये ग्राफ कैसे आ गया, बेटा अगर इस ग्राफ को पलट के देखो ये डायोड की तरह ही तो है, कैरेक्टरिस्टिक एकदम। बताओ, डायोड की तरह नहीं है, पहले ऐसे रहती है फिर बढ़ती चली जाती है, उसी टाइप से तो है थोड़ा सा अगर सोचोगे। ये क्लियर हुआ। अब देखो बेटा यहां पे एक एक्सटर्नल सर्किट की इक्वेशन आप लिख सकते हो VCE, ये जो आती है ना इक्वेशन जो आप KVL से निकाल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लोड लाइन, दिस इज कॉल्ड एज योर लोड लाइन। ठीक है, ये लोड लाइन कहलाती है। हाउ वी आर गेटिंग ग्राफ्स लाइक दैट, बेटा उतना डिटेल में एक्चुअली जाने की जरूरत ही नहीं है कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं बीजेटी के, मॉसफेट के, ये सब ग्राफ आप ये मान के चलो। पहली बात तो ये डिटरमाइंड है एक्सपेरिमेंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। अब मैंने आपको बीजेटी की वर्किंग समझा दी तो आपको ये भी समझ आ गया कि कलेक्टर में जो करंट पहुंच रहा है वो एमीटर से पहुंच रहा है, तो वो लीनियरली रिलेटेड होते हैं। इसी हिसाब से कलेक्टर का करंट बेस करंट से भी लीनियरली रिलेटेड होता है। बट इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत थोड़ी है भाई, आप ईडीसी थोड़ी पढ़ रहे हो, सोचने वाली बात है, ईडीसी थोड़ी पढ़ रहे हो, और ईडीसी के अंदर भी हार्डली ये ग्राफ कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा। तो ये लोड लाइन होती है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वाई एक्सिस पे आईसी का इंटरसेप्ट होगा VCC बाय RC, और एक्स एक्सिस पे होगा VCC, ये होगा VCC बाय RC, और ये होगा VCC। अब बेटा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं दीज आर टर्म्ड एज ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रांजिस्टर यहां पे ऑपरेट कर सकता है। क्यों ऑपरेट कर सकता है इसी पॉइंट पे? ठीक है, क्यों ऑपरेट कर सकता है बेटा इसी पॉइंट पे? ये इसलिए कर सकता है क्योंकि ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल सर्किट का इक्वेशन भी सेटिस्फाई करवा रहा है, और ये पॉइंट आपका बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक सर्किट में एक्सटर्नल कुछ एलिमेंट लगे और बीजेटी लगा है, जब दोनों ही चीजें लगी हैं तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए ना, तो इसीलिए हमने बोला जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं देन दैट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। और ये हो गई हमारी डीसी लोड लाइन। विनय बेटा एनालॉग में भी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि ये ग्राफ कैसे आया। ये ग्राफ आपको हर जगह ऐसे ही दिखेगा कि कैरेक्टरिस्टिक आपकी गिवन है किसी भी डिवाइस के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किए जाते हैं। यानी कि जब आप डिवाइस पे ये VCC वेरी करा के लगाते रहो, करंट चेक करते रहो, तो यहां पे जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे उनको अगर आप ज्वाइन कर लो दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी बुक में आप रीड करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक वो डायरेक्टली दिखाएगा, बस वो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझाएगा कि ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैसा सेटअप आया। अच्छा अब एक चीज और सोचो, अब जैसे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपोनेंशियल होती है, राइट? डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सपोनेंशियल होती है। अब बेटा ये जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोनेंशियल है ये कैसे आई? आप ये तो नहीं कहोगे इक्वेशन से आई, नहीं बेटा, पहले कैरेक्टरिस्टिक आई एक्सपेरिमेंटली, फिर उसके बिना पे इक्वेशन लिखी गई। इक्वेशन कभी पहले नहीं आ सकती। क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ आता है, और ग्राफ आने के बाद उसके अराउंड थ्योरी बिल्ड की जाती है कि कैसे हमारी थ्योरी इस ग्राफ को जस्टिफाई करे। हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अपने टॉपिक पे, दैट इज पावर बीजेटी। समझ आ गया ना, बेसिक बीजेटी का एकदम समझ आ गया, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया एनालॉग वाला बीजेटी। अब देखो, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी बेटा, कल एक चीज समझाई थी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस कैसी होती हैं? वर्टिकल होती हैं। क्यों होती हैं वर्टिकल? ताकि ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया मिले एंड हायर करंट रेटिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट थिंग
पावर बीजेटी has vertical structure so as to have higher current rating। ठीक है, हायर करंट रेटिंग के लिए। बात क्लियर हुई यहां तक। अब दूसरी चीज बेटा, अब यहां पे अगर आप देखो NPN, बट बीच में एक और रीजन आ गया, ये N-, ये N- लाइटली डोप्ड रीजन क्या है बेटा? ये है ड्रिफ्ट लेयर। क्या है ये है ड्रिफ्ट लेयर। अब आपको पता है सर ड्रिफ्ट लेयर क्यों डालते हैं? आपको पता है ड्रिफ्ट लेयर क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें बढ़ानी होती है वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? a fourth layer which is lightly doped drift layer is inserted so that voltage rating can be इंक्रीज्ड। राइट, ये आपने पावर डायोड में भी पढ़ा था, कि यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाती है अगर एक लाइटली डोप्ड रीजन लिया जाए। हमने ये पढ़ा था ना, V ब्रेकडाउन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ND। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ गई। तो मुझे नहीं लगता इसमें वर्किंग लायक तो कुछ एक्स्ट्रा हमें करना है। वर्किंग के हिसाब से तो कुछ भी नहीं करना, राइट। अब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा बताओ? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस? जल्दी से बोल दो किस कैटेगरी में जाना चाहिए? इट इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। इसके अंदर खासियत क्या होती है माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस के अंदर? टी ऑन एंड टी ऑफ हाई होता है। ठीक है, तो यहां पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लो होती है। पीएन जंक्शन आ रहा है ना, इसलिए माइनॉरिटी कैरियर। और इसके अंदर आर ऑन की वैल्यू लो होती है। अब देखो कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए समझना। किस वजह से लो होती है? कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। कल पढ़ाया था ना कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? जब ड्रिफ्ट लेयर में दोनों तरफ से चार्जेस घुसते हैं तो ड्रिफ्ट लेयर की चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और ड्रिफ्ट लेयर की चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी बात, इट इज अ यूनिपोलर स्विच। करेक्ट, ये सिर्फ एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करता है, यूनिपोलर स्विच। देन यूनिडायरेक्शनल स्विच, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है भाई। फिर बाइपोलर डिवाइस माने कि इसका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इसमें जिम्मेदार हैं, इसीलिए बाइपोलर डिवाइस। ठीक है, चलो अब देखो इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेस एमीटर जंक्शन की है। इट इज सिमिलर टू अ डायोड। क्योंकि बेटा बेस एमीटर जंक्शन तो एक डायोड है, इसीलिए ग्राफ डायोड जैसा आया। ठीक है, एपेक्सा पीछे के लेक्चर रिपीट करो बेटा। मैंने बताया था माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस किसे कहते हैं? जहां पीएन जंक्शन होता है, क्योंकि जब चार्जेस एक रीजन से दूसरे में जाते हैं दे बिकम माइनॉरिटी कैरियर।
ठीक है। अब यहां पे देखो ये वाला रीजन सैचुरेशन हो गया, ये आ गया आपके पास एक्टिव, और ये आपके पास आ गया कट ऑफ, जहां करंट 0 रहता है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका इंटरेस्ट है कट ऑफ और सैचुरेशन में, क्योंकि यहां पे डिवाइस काम करती है एज अ स्विच। और ये ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं भाई, बेस करंट बढ़ने के साथ साथ कलेक्टर करंट बढ़ता है। बट एक चीज और याद रखेंगे, VCE can only be increased, VCE can only be increased up to a certain point, beyond which avalanche breakdown occurs, avalanche breakdown occurs at collector base junction। समझ रहे हो बेटा? ऐसा समझो, ये जो एक्टिव रीजन है, ये जो एक्टिव रीजन है, इसमें एमीटर बेस फॉरवर्ड है, राइट, और कलेक्टर बेस रिवर्स है। अब बेटा जब कलेक्टर बेस रिवर्स है और आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो बेटा, तो जब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो एक समय पे आके इतना वोल्टेज हो जाएगा, ये जो रिवर्स बायस वाला जंक्शन था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये भैया ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहां पे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे देखो, ये ब्रेक डाउन दिखा दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द ब्रेक डाउन लिमिट। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ आया भाई, ब्रेक डाउन लिमिट तक? तो ग्राफ एग्जैक्टली सेम है बेटा, ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहां पे एक पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन आ जाएगा, और वो नॉर्मल बीजेटी में भी आएगा। ऐसा नहीं है नॉर्मल बीजेटी में नहीं आएगा, आएगा वहां भी। एपेक्सा जहां दोनों तरह के चार्जेस फ्लो करें उसे माइनॉरिटी कहते हैं, और जहां एक ही तरह के करें उसे मेजॉरिटी कहते हैं। बेटा ये डेफिनेशन है। ठीक है, चलो अब आते हैं एनालॉग वर्सेस पावर बीजेटी। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या कहते हैं? पहला डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्ट्रक्चर। एनालॉग बीजेटी का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल होता है, वहीं पावर बीजेटी का होता है वर्टिकल। दूसरा, एनालॉग बीजेटी और इसके अंदर ड्रिफ्ट लेयर N माइनस इज एडेड इन पावर बीजेटी। देखो बेटा, पावर बीजेटी का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ना नॉर्मल बीजेटी से हटके नहीं है। जितना आप एनालॉग के अंदर बीजेटी पढ़ते हो सारा का सारा एप्लीकेबल है, बस मैंने एक ड्रिफ्ट लेयर ही तो एक्चुअली ऐड किया और थोड़ी कुछ भी चेंज किया है। ठीक है बेटा, बाइपोलर डिवाइस और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस सेम ही तरह की डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब अगला, इसके अलावा रेटिंग ऑफ पावर बीजेटी is much higher than analog BJT. ठीक है, यानी यहां पे अगर बात करें तो एनालॉग बीजेटी में जो वोल्टेज है वो वोल्ट्स में चलती है, मिली तो नहीं बोलूंगा, वोल्ट्स में चलती है। यहां वोल्ट से लेके किलो वोल्ट में चलती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे करंट बेटा मिली एम्पियर में होते हैं,
यहां एम्पियर से किलो एम्पियर में होते हैं। यहां पे ये वोल्टेज रेटिंग है, ये आपका करंट रेटिंग है। अब यहां पे जो पावर डिसिपेशन होता है वो मिली वॉट में होता है, और यहां पावर डिसिपेशन कम से कम वॉट्स में होता है। ठीक है, यहां पे पावर डिसिपेशन काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनालॉग बीजेटी। सर कॉमन एमीटर लिए हैं ना, तो रिवर्स वोल्टेज वीबी एंड वीसी होना चाहिए। संजय बेस एमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड है बेटा, बेस एमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड है, तो रिवर्स वोल्टेज में तो वहां बात ही नहीं आएगी। लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स है, तो जैसे जैसे आप VCE बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप VCE बढ़ाते हो, वैसे वैसे कलेक्टर बेस वाले जंक्शन का रिवर्स बायसिंग बढ़ता है, जो कि एक वोल्टेज पे आके डैमेज हो जाता है। ठीक है, वहां VCB मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है, VCE। तो मैं VCE की मदद से VCB को चेंज कर रहा हूं। अब दूसरी चीज बहुत ही अच्छा, पावर बीजेटी इज ओनली ऑपरेटेड in cutoff and saturation region। ठीक है, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में चलता है, जबकि एनालॉग बीजेटी, ठीक है, एनालॉग बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में भी चलता है, क्योंकि वहां पे हम किसकी तरह यूज कराते हैं, एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफायर एप्लीकेशन को अगर टारगेट करना है तो देन वी हैव टू यूज इन द एक्टिव रीजन। अब देखो सेफ ऑपरेटिंग एरिया पे आते हैं। यहां पे अगर आप ग्राफ देखो तो हमने लॉग ऑफ IC वर्सेस लॉग ऑफ VCE प्लॉट किया है। तो सबसे पहली लिमिट अगर मैं देखूं तो बेटा ये जो लिमिट है, दिस इज कॉल्ड एज योर मैक्सिमम करेंट लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम करेंट लिमिट, ये वाली जो लिमिट है, दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट। बट बच्चों इसके अलावा भी दो लिमिट आपको दिखा रखी हैं, इसके अलावा भी दो लिमिट दिखा रखी हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर लिमिट। सर आपने तो जब पावर लिमिट बताया था, हमको समझाया था हाइपरबोला है, आप तो स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हो। याद है मैंने फर्स्ट शुरुआत के लेक्चर में ही आपको SOA का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आपको क्या पता था, आपको ये पता था कि हाइपरबोला आता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या होता है, VCE इंटू IC, ये होता है पावर डिसिपेशन, ये होता है पावर डिसिपेशन। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पे हम ये बोलते हैं व्हेन BJT has maximum power dissipation, maximum power dissipation, तो VCE इंटू IC, ये Pmax होता है। अब आप ये कहते हो कि सर XY इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हो गया, ये हो गया हाइपरबोला। लेकिन बेटा अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ IC और VCE में नहीं है ना, उनके लॉग में है। अगर आप लॉग ले लो, अब ये इक्वेशन किसकी बन गई, एक स्ट्रेट लाइन की, इसीलिए बेटा ये स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, लॉग ले लिया, तब बेटा ये जो हाइपरबोला था, ये जो हाइपरबोला था, दैट कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन। चमका ये चीज, हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी मैक्सिमम पावर लिमिट अगर दिखाएंगे, कभी भी मैक्सिमम पावर लिमिट दिखाएंगे, अगर हाइपरबोला दिखाया है माने करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन दिखाया है माने लॉग ऑफ वोल्टेज और लॉग ऑफ करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा है।
देखो एपेक्सा, पहली बात तो डायोड एक कंट्रोल डिवाइस है नहीं, तो डायोड में ना तो करंट कंट्रोल्ड है ना वोल्टेज कंट्रोल्ड। बीजेटी कहलाता है करंट कंट्रोल्ड, क्योंकि वहां पे आईसी इज गवर्न्ड बाय आईबी। तो आईबी हम कंट्रोल करते हैं बाय अप्लाइंग अ बैटरी, और उसके अनुसार आईसी बाहर वाले सर्किट में फ्लो करता है। बिल्कुल हशी मामला जी, आप भले क्रिकेट से रिटायर हो गए लेकिन पढ़ाई कर रहे हो, बड़ी बात है। तो यहां पे क्या होता है, मैंने अभी बोला अगर आईसी और वीसीई का ग्राफ है तो हाइपरबोला होगा। अब सर ये चौथी लिमिट क्या है बेटा, ये जो चौथी लिमिट है ना, इसे कहते हैं सेकेंड ब्रेकडाउन लिमिट। सेकेंड ब्रेकडाउन लिमिट। अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर हम सेकेंड ब्रेकडाउन की बात करें तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर जब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है। यहां पे क्या आता है, एक कोई भी डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो उसके अंदर एक रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है, जिसको हम कहते हैं ICBO। ठीक है, ICBO। अब रिवर्स सैचुरेशन करंट की खास बात क्या होती है, दैट रिवर्स saturation current doubles for every 10 degree centigrade rise in temperature. It doubles for every 10 degree centigrade rise in temperature. चलो जी, ये भी बात बढ़िया है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, IC की वैल्यू होती है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, ये होता है। अब बेटा अब समझना आगे की कहानी, अब आगे की कहानी समझो। ये वाला जो रिलेशन है ना, ये एनालॉग से उठाया मैंने, तो बहुत सी चीजें जस्ट आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एनालॉग से ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो, हाँ तो क्रिकेट तो मैं फॉलो करता ही हूं, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का है ना फाइनल, वो देखेंगे यार। ऐसी क्या बात है, सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं मैंने जितने भी मिलते हैं, तो हर सब्सक्रिप्शन पे कुछ ना कुछ नया आता रहता है, वो देखते रहते हैं। अब देखो क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये पढ़ना यार अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ICBO इंक्रीजेस तो IC इंक्रीजेस। अब बेटा पावर डिसिपेशन होती है VCE इंटू IC, अभी मैंने लिखा था, तो पावर डिसिपेशन बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो बेसिकली आ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज सेटअप, क्योंकि देखो ना अब अपने आप टेम्परेचर बढ़ेगा, इज सेटअप ड्यू टू विच eventually device gets damaged। समझ में आया? क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी तो खराब हो ही जाएगी भाई, तो इवेंचुअली डिवाइस आपकी डैमेज होने वाली है। इसको हम कहते हैं सेकेंड ब्रेकडाउन लिमिट। ठीक है, सेकेंड ब्रेकडाउन लिमिट। ये बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सेकेंड ब्रेकडाउन क्या होता है? जल्दी से बताओ, समझ में आया? मेरे पास इतना टाइम कि मैं टीवी देख लेता हूं बेटा, सब टाइम मैनेजमेंट का खेल है। हाँ, इसको थर्मल रनअवे बोलते हैं, सेकेंड ब्रेकडाउन या थर्मल रनअवे। और बच्चों देखो, इतना ज्यादा ना आप टॉपिक से डेविएट मत हो जाओ। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कट ऑफ और सैचुरेशन कैसे मालूम चलता है, सर रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे पता लगाते हैं, तो इतना सब मत जाओ बेटा। आप लोग उस पे रहो ना जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट है। मैं आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरा एनालॉग खोल के बैठ जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। बिल्कुल सही बात है रितेश और अरित्रा, आपके क्वेश्चन का आंसर रितेश ने लिखा है। पहला ब्रेकडाउन माने एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरा ब्रेकडाउन ये टेम्परेचर वाला, इसलिए सेकंड ब्रेकडाउन। अब आते हैं भाई स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक पे।
देखो यहां पे ये VB है, VB क्या है, बेस वोल्टेज, VB क्या है आपका, बेस वोल्टेज। फिर ये आपका IB है, दैट इज बेस करंट, ठीक है। और फिर ये बेटा आपका कलेक्टर करंट दिखा रखा है, दिस इज कलेक्टर करंट। अब देखो समझना स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या। सबसे पहले मेरे बच्चे हमने इस डिवाइस को बंद करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज लगा रखा था। यहां पे हमारी डिवाइस क्या थी, डिवाइस ऑफ थी। मैंने अपने से लगा रखा है नेगेटिव वोल्टेज। आप ये मत सोचना कैसे आया, मैंने बेस एमीटर जंक्शन को रिवर्स रखने के लिए रिवर्स वोल्टेज लगाया है ताकि वो चले ना, ठीक है, ताकि वो चले ना। बेटा बेसिक स्ट्रांग होना विनय एक अलग चीज होती है, और बेटा टॉपिक से डेविएट होके चार चीजें सीखना अलग होती है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें एनालॉग का टॉपिक स्ट्रांग करा दूंगा, तुम्हें लगता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल बनेंगे? कोई रिलेशन नहीं। तो बात ये होती है ना बेटा, देखो सीखने के लिए इस दुनिया के अंदर इतना कुछ है ना, अगर हम ढंग से सीखने बैठे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, लिटरली जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो बेटा इसीलिए फोकस होके चलना बहुत जरूरी है। जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तभी दूर तक जा सकते हैं, बार बार भटकेंगे तो अगर ऐसे जिगजैग जिगजैग पाथ लोगे तो शायद अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। इसीलिए खुद को रोकना भी बहुत जरूरी है। जितना ये जरूरी है गेट के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, उतना ही ये भी जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा टॉपिक से डेविएट होने में। एक महीने बाद तुम कह रहे होगे सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कब होगा, सर इतने दिन हो गए चलते हुए सिलेबस ही नहीं बढ़ता दिख रहा है। तो इवेंचुअली तुम ही अनहैप्पी होने वाले हो। यार एक चीज सोचो, अगर मैंने सोचा है 6 से 7:30 का टाइम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देना है, अब इसमें क्या देना है इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना, मेरा गोल ये है। आपका गोल क्या है, आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अब देखो यार, अब डिवाइस को ऑन करने के लिए, टू टर्न ऑन द डिवाइस, वी अप्लाई पॉजिटिव बेस वोल्टेज। अब आप ये सोचो यार, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इतनी बड़ी फील्ड है कि इसमें 2-2 साल लोग एमटेक कर लेते हैं, 4-4 साल लोग पीएचडी कर लेते हैं। तो कैसे आप लोग 60, 70, 80 घंटे के अंदर इतने में सब सीख जाओगे। अब यहां पे देखो क्या हुआ, जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की, पॉजिटिव बेस करंट आ गया, ठीक है। एज सून एज पॉजिटिव वोल्टेज is applied, positive voltage is applied, positive base current starts to flow, ठीक है। चलो जी, ये भी बात समझ गए सर, ठीक है ना। अब बेटा लेकिन कलेक्टर करंट एकदम से नहीं बढ़ सकता, कलेक्टर करंट थोड़े टाइम बाद बढ़ता है। तो बेस करंट बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा डिले आया, फिर कलेक्टर करंट आपका बढ़ा। अब इसके अंदर ना हमने 2 टाइम दिखा दिए, एक तो डिले टाइम और एक राइज टाइम, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, IC does not immediately increase but take some time। धीरे धीरे करंट बिल्डअप होता है। अब एक बार ऐसा हुआ तो यहां पे डिले टाइम जो हुआ ना, पहला टाइम है डिले टाइम। इसका मतलब ये होता है बेटा, जिस टाइम के अंदर आपका IC जाता है 0 से 10% ऑफ I स्टेडी स्टेट, फाइनल करंट का 10% पहुंच जाए, ये होता है TR माने राइज टाइम, जिसमें पहुंचता है 10% से 90%, ठीक है। और 90 से 100 वाले को हम कह देते हैं स्प्रेड टाइम, 90 से 100 वाले को भी कह देते हैं स्प्रेड टाइम,
ठीक है। अब इसके बाद देखो बात आती है कि ये ऑन हो गया, ये अपना मस्ती से ऑन हो गया। अब अगर इसे ऑफ करना है, आपने नेगेटिव वोल्टेज लगाया, नेगेटिव बेस वोल्टेज अप्लाइड टू टर्न ऑफ। अब बेटा नेगेटिव वोल्टेज लगाने से क्या हुआ, आपका रिवर्स करंट फ्लो हुआ। क्यों रिवर्स करंट फ्लो हुआ? चार्जेस को बाहर निकालने के लिए। मैंने बताया था ना रिवर्स रिकवरी वाला कंसेप्ट, रिवर्स रिकवरी वाला बताया था। तो जैसे ही नेगेटिव बेस वोल्टेज लगा तो देखो नेगेटिव करंट फ्लो करने लगा। नेगेटिव करंट क्यों फ्लो करने लगा? क्योंकि चार्जेस को हमें डिवाइस से निकालना था। तो हम क्या बोलते हैं, एज नेगेटिव बेस वोल्टेज is applied, reverse base current flows, reverse base current flows to remove stored charges from device। ठीक है, स्टोर्ड चार्जेस निकालने के लिए रिवर्स करंट आया, लेकिन कलेक्टर करंट नहीं गिरा इतने रीजन में। अगर देखो कलेक्टर करंट नहीं गिरा, इस टाइम को हम कहते हैं स्टोरेज टाइम। क्या बोलते हैं? स्टोरेज टाइम। तो हम क्या कहते हैं, IC begins to decrease once stored charges are removed and this duration is called storage time। क्या कहलाता है? स्टोरेज टाइम, TS। ठीक है। उसके बाद बेटा IC आपका फॉल करता है, तो एक्चुअली हम ऐसा कह देते हैं कि TS जो कि है स्टोरेज टाइम, इस दौरान IC गिरता है बहुत कम अमाउंट में। कितना कम अमाउंट सर? 100 to 90% ऑफ मैक्सिमम करंट जो पहले फ्लो कर रहा था। फिर जब ये गिरना शुरू होता है तो गिरने में कितना टाइम लेता है? TF, जिसे कहते हैं फॉल टाइम। फॉल टाइम में गिरता है, जैसे राइज टाइम में 10% से 90% जाता है ना, ऐसे फॉल टाइम में 90% से 10% जाता है ऑफ I max। और फिर लास्ट में धीरे 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 सरकते सरकते जीरो आता है, दैट इज टेल टाइम, 10% to 0%। और बेस करंट का जो ग्राफ है ना, वो रिवर्स रिकवरी की तरह ही है बेटा। अगर आप बेस करंट का ग्राफ देखोगे, पहले वो नेगेटिव गया और फिर वो जब चार्जेस रिमूव हो गए तो ये जीरो चला गया। तो ये वाला ग्राफ कब है? वंस चार्जेस आर रिमूव्ड। एक बार चार्जेस रिमूव कर दिए गए तो ये जीरो पे चला गया, नेगेटिव से। क्लियर हुआ भाई ग्राफ कैसे बनता है? यहां पे तीनों टाइम क्लियर है, राइज टाइम और हमने क्या बोला, राइज टाइम और डिले टाइम। अरे नेम क्यों बोला स्टोरेज टाइम? क्योंकि इसमें स्टोर्ड चार्ज हटा रहे थे अरित्रा। मुझे लगा ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे क्लियर हो गया होगा, स्टोर्ड और स्टोरेज, राइट। चल अब सवालों पे आ जाओ भाई। अब मैंने तो आपके सवालों का जवाब दे दिया, अब आप मेरे सवालों का जवाब दें। जल्दी से बताओ, कट ऑफ रीजन में क्या स्टेट होती है दोनों जंक्शन की? कम ऑन एवरीबॉडी। और कल मैं आपको कराऊंगा बेटा पावर मॉसफेट और IGBT। पावर मॉसफेट और IGBT करेंगे कल, ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब मॉसफेट और IGBT का फंक्शन डायरेक्टली समझाऊंगा, एनालॉग का एग्जांपल नहीं लूंगा, ठीक है, उसको डायरेक्टली समझेंगे। सी बेस एमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर होगा। यार क्या कर रहे हो?
चलो इन्होंने एमीटर कलेक्टर दे रखा है, वैसे बेस कलेक्टर होना चाहिए, एमीटर कलेक्टर नहीं, बेस कलेक्टर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इफ बीजेटी इज टू बी यूज्ड एज अ स्विच, अगर बीजेटी को स्विच की तरह चलाना है तो कौन सा रीजन लेना होगा भाई? बोलो भाई जल्दी से। बीजेटी को अगर स्विच की तरह चलाएंगे तो कौन सा रीजन लेंगे? क्वेश्चन नंबर भी दे दिया करो यार। सी, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। अगला, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज कलेक्टर करंट नॉट डिपेंड ऑन? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टर करंट डज नॉट डिपेंड ऑन? बताइए भाई, कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड नहीं करता? थर्ड का क्या आएगा? ISS माने स्टेडी स्टेट बोला है नीरज मैंने, मैक्सिमम लिख लो उसको, आई मैक्स। अरे बताओ इसका थर्ड का, सेकंड का ही लिखोगे सारे, थर्ड का आना चाहिए डी। देखो क्या है, देखो ये एक रिलेशन होता है, यहां से ये तो हो गया सैचुरेशन करंट, राइट? ये जो IE होता है, इसके अंदर डायोड की इक्वेशन लगती है, तो ये किस पे डिपेंड कर गया? VBE एंड VT पे। और इस पे कौन डिपेंड कर रहा है? IC। समझ में आया? तो आंसर विल बी डी, क्योंकि IE डिपेंड करता है VBE और VT पे, उसके थ्रू IC डिपेंड करेगा। IE जो है ना, ये सिंपली एक डायोड करंट है बेस एमीटर जंक्शन का। दिस इज डायोड करंट ऑफ बेस एमीटर जंक्शन, बेस एमीटर जंक्शन, ठीक है, डायोड करंट है। सही है भाई। अगला, द कलेक्टर करंट IC इज रिलेटेड टू IE बाय अ फैक्टर K if beta is the transistor parameter, then K in terms of beta is। चलो बताओ भाई जल्दी से। तो बेटा मैं तो इस सीरीज को आपको इसी टाइप से करा रहा हूं कि AE हो, JE हो, गेट हो, ESE हो, हर तरह का एग्जाम क्रैक कर दो। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है? इसका आएगा A। देखो ये जो बोल रहा है ना K, तो ये IC होता है अल्फा IE, ये अल्फा को बोल रहा है K, और अल्फा का रिलेशन ये होता है बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। एक्चुअली जो K बताया है ना वो आपका अल्फा है, अल्फा होता है बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। चलो, फॉर द BJT सर्किट शोन एज्यूम बीटा इज वेरी लार्ज, VB 0.7 मोड ऑफ ऑपरेशन। लो भाई दे दिया एनालॉग का। विनय काफी टाइम से परेशान थे एनालॉग के सवालों के लिए, यह आ गया एनालॉग का प्रॉपर बाइसिंग का सवाल। बताओ जी रीजन ऑफ ऑपरेशन बताइए। देखो अपन जब कोई प्लेलिस्ट बनाते हैं ना, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा एम ये रहता है कि उस सब्जेक्ट की बेस्ट प्लेलिस्ट बननी चाहिए, सिर्फ टीचिंग नहीं। अब देखो मैंने मशीन की इतनी सॉलिड प्लेलिस्ट बना दी है, इस साल में मशीन नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। पावर सिस्टम इतना सॉलिड बन गया, पावर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा। अगले साल ये पक्का है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है मशीन वगैरह ले लूं। लेकिन इस टाइप से क्या है कि आपको एक बार सॉलिड कंटेंट दे दो यूट्यूब पे, तो फिर वो जिंदगी भर चलता है। अब देखो यहां पे पहले हम IB निकालेंगे। IB कितना आएगा? 2 माइनस 0.7। ओहो, यहां पे बेस में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिया, ये लिखो IE। तो IE कितना आएगा? तो ये हुआ 1.3 मिली एम्पियर। अब IC जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली IE होगा 1.3 मिली एम्पियर। अब हमें निकालना होता है VCE, ये हम निकालेंगे आउटपुट के लूप से 10 माइनस
10IC माइनस 1 इंटू IE इज इक्वल टू VC। सर IC और IE को बराबर कैसे लिखा? क्योंकि बेटा बीटा बहुत लार्ज दिया है, इसीलिए बराबर लिखा। अब देखो, जब भी ये लेस देन 0.2 आ जाए ना, आपने तो एक्टिव माना था, तो इसका मतलब है सैचुरेशन। अगर VC 0.2 से नीचे गिरे तो सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन आएगा। चलो आगे चलो। अ पावर ट्रांजिस्टर इज अ, बताओ, आज ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं। पावर ट्रांजिस्टर इज अ, जल्दी से बोलो, कितने लेयर हैं और कितने जंक्शन हैं? जल्दी से बताओ। नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एनालॉग थोड़ी जरूरत पड़ती है। देखो, जंक्शन तो 2 ही आएंगे, तो ऑप्शन बी बैठेगा। 2 जंक्शन कौन से होते हैं? बेस एमीटर एंड कलेक्टर बेस। वैसे कायदे से 4 लेयर डिवाइस होता है, लेकिन जंक्शन 2 होते हैं, तीसरा जंक्शन नहीं होगा ना। जो आपका n- और n है उसे जंक्शन में काउंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? जो ड्रिफ्ट और कलेक्टर वाले का ज्वाइनिंग है, दैट इज नॉट अ जंक्शन, क्योंकि वहां P और N नहीं मिल रहे, वहां सिर्फ कौन मिल रहा है? n- और n+। तो या तो 4 लेयर 2 जंक्शन बोलता तो भी चल जाता, बट प्रेफरेंस में बी ऑप्शन को दूंगा, क्योंकि जंक्शन 2 ही हो सकते हैं। चलो अगला। फॉर अ पावर ट्रांजिस्टर इफ IB इज इंक्रीज कीपिंग VCE कांस्टेंट। बात तुम्हारी सही है, लेयर 4 है, मैं यही तो कह रहा हूं, 4 लेयर कैसे? एमीटर, बेस, ड्रिफ्ट, कलेक्टर। लेकिन जंक्शन 3 नहीं बनते, जंक्शन 2 ही होते हैं, एक एमीटर बेस का और एक कलेक्टर बेस का। अरे N और N का जंक्शन थोड़ी होता है, जंक्शन का मतलब होता है जहां P और N का संगम हो। N और N के संगम को जंक्शन नहीं बोलते भाई। IB बढ़ा रहे हैं, VCE को कांस्टेंट रखते हुए, क्या होगा? आंसर विल बी C, क्योंकि IC क्या होता है? VCC माइनस VCE बाय RC, और इसको हम क्या कह देंगे फिर? सैचुरेशन। IC फिक्स रहेगा, आप बढ़ाते रहो IB, तो आंसर विल बी C। ए कैसे हो जाएगा यार? बीटा IB थोड़ी लगा दोगे। बीटा IB अगर लगाओगे तो फिर तो VCE घटने लगेगा, IC अगर बढ़ेगा तो VCE घटेगा ना भाई। KVL से सोचो ना। चलो अगला। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज कलेक्टर करंट, ये तो हो चुका। चलो, इन अ पावर ट्रांजिस्टर व्हाट इज द कंट्रोल्ड पैरामीटर? पावर ट्रांजिस्टर में किस पैरामीटर पे आप काबू करते हो, किसको अपने कंट्रोल में करते हो? ऐसा कौन सा पैरामीटर है? जल्दी बोलो। पावर ट्रांजिस्टर में ऐसा कौन सा पैरामीटर है? नीरज, बीटा IB तो बेटा एक्टिव रीजन में चलेगा, जब VCE कांस्टेंट बोल दिया यानी VCE 0.2 हो जाएगा, तो हो गया ना सैचुरेशन। बेटा D आएगा, IC को कंट्रोल करते हैं। किससे कंट्रोल करते हैं ये नहीं कह रहा, किस ए कंट्रोल करते हैं, समझ गए? कंट्रोल्ड पैरामीटर किसे कंट्रोल किया जाता है? IC को। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये भी रिपीटेड ही है, जाने दो। अब बच्चों आज के लिए यहीं तक रहेगा, और ये है मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक। कल मैं स्पेशल क्लास में कुछ मेजरमेंट की क्विज डिस्कस करने वाला हूं, जो मैंने प्लस वाले बच्चों के लिए ली थी, तो 3 बजे आप भी जुड़ सकते हो। और परसों 3 बजे मैं एनालॉग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगेन यू गाइस कैन ऑल्सो अराइव। और 13 तारीख की डेट याद रखना बेटा, 11 बजे होगा कॉम्बैट, जो कि है गेट का महासंग्राम। यहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अंकित ESE कोड से एनरोल कर लेना, और मेक श्योर करना कि सभी बच्चे आएं और बेहतरीन परफॉर्म करें। और ये लास्ट बैच है बेटा, जो कि प्रॉपर वे में कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। ये लास्ट बैच है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज हो सकता है रिकॉर्डेड देखने पड़े, सब कुछ लाइव पढ़ना है तो इमीडिएटली ज्वाइन करो यार। कल से डिजिटल आ रहा है रेड्डी सर का, अगले मंथ में मशीन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? और अभी ज्वाइन करने पे आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 पे 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो अंकित ESE कोड लगा के इमीडिएटली ज्वाइन करो। अंकित ESE कोड से बेटा आपकी 1 ईयर फीस कितनी होगी? 27,225।
18 months 34,650 एंड बेटा 2 ईयर 39,600। तो 2 इयर्स के लिए ज्वाइन करना, मिनिमम पड़ेगी पर मंथ फीस। आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो और इसके अलावा आप इसके लिए अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो फॉर 2 इयर्स। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। और मेक श्योर करना कि कल फिर मिले हम लोग, सेम टाइम सेम प्लेस 6 PM, और कल करेंगे IGBT और पावर मॉसफेट। नहीं बेटा, इस ईयर मशीन की लाइव क्लास मैं तो नहीं लूंगा, वरुण सर ले रहे हैं। सैटरडे संडे सुबह 9 बजे आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू।